स्ट्रक्चर है, देखते हैं भाई। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का बनना जिनके कैरेक्टर्स मोर और लेस सिमिलर हैं टू द पेरेंट्स। अब ये मोर और लेस क्यों बोला गया, इसके पीछे कंसेप्ट है। मोर सिमिलर इसलिए बोला गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, अगर पेरेंट आपके ह्यूमंस हैं तो बच्चा भी आपका ह्यूमन ही होगा, तो वो इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज अपने पेरेंट से 100% अलाइक होगा। इट इज गोइंग टू बी 100% ऑफ द स्पीसीज जिससे उसके पेरेंट बिलोंग करते हैं। एंड लेस सिमिलर क्यों बोला, क्योंकि अपने पेरेंट से 100% सिमिलर नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। समझ लीजिए कि आपके पापा हैं, वो थोड़े अलग दिखते होंगे, हो सकता है उनकी हाइट आपसे ज्यादा हो। आपकी मॉम जो है हो सकता है वो अलग दिखती हो और उनकी हाइट आपसे कम हो, और आप उन दोनों जैसे ही एग्जैक्टली दोनों की कार्बन कॉपी नहीं हो, आप उन दोनों से ही अलग दिखते हो और आपकी हाइट भी इंटरमीडिएट है, आपके बाकी कैरेक्टर्स भी उनसे थोड़े अलग हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। सो आप जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो तो वहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकम्बिनेशन होता है, जिससे आपके काफी सारे कैरेक्टर्स जो है आपके रिकम्बाइन हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन काफी सारी वेरिएशन इंड्यूस होती हैं इन द प्रोजेनी। सो इसीलिए मोर और लेस सिमिलर यहां पर बोला गया है। मोर सिमिलर क्यों, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके पेरेंट्स जैसी होगी। आपके पेरेंट्स के भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ होंगे, आपके पेरेंट्स की जैसी बॉडी है, जितनी हड्डियां हैं, जितना आपका बायोकेमिकल नेचर जैसा है, फिजियोलॉजी जैसी है, एनाटॉमी जैसी है, सेम आपका वैसा ही सब कुछ होगा। लेकिन आप एग्जैक्टली 100% उनके सिमिलर नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, हो सकता है आपकी हाइट उनसे वेरी करे, हो सकता है आपका बॉडी कलर उनसे वेरी करे, हो सकता है आपके बालों का कलर, आंखों का कलर उनसे वेरी करे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन टेक प्लेस। फॉर इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन होती है। तो जब आप बात करते हो वेरिएशंस की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक इनटू अकाउंट। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मींस आल्सो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर क्या होता है, सिंगल पेरेंट के जो भी कैरेक्टर होते हैं प्रोजेनी में आ जाते हैं। समझ लो यहां पर एक पेड़ है और उस पेड़ का सीड आपने लिया, चलो सीड तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा। समझ लो आपने एक रोज प्लांट है, आपने रोज प्लांट की टहनी काट ली। ओके, यू हैव टेकन द स्टेम ऑफ दैट रोज प्लांट, यू हैव जस्ट चॉप्ड इट ऑफ एंड यू हैव जस्ट केप्ट इट इन द सॉइल। सो बेसिकली क्या होगा, आपको सेम तरीके के रोज देखने को मिल जाएंगे। सो यहां पर क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सिंगल पेरेंट था तो उसका बच्चा जो है क्या हो जाएगा, उसका क्लोन हो जाएगा। यानी यहां पर आपको 100% सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। यहां पर तो 2 इंडिविजुअल्स है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल और फीमेल, इनके कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं तो बच्चे में आपकी वेरिएशंस आती हैं। लेकिन यहां पर तो सिंगल पेरेंट ही है सेक्सुअल में, तो यहां पर जो कैरेक्टर मेल पेरेंट में होंगे वही कैरेक्टर आपके प्रोजेनी में चले जाएंगे, यहां पर आपकी वेरिएशंस नहीं आती। फंगस जो है ये आपका मल्टीप्लाई करता है ड्यू टू असेक्सुअल स्पोर्स जो कि ये बनाते हैं बेसिकली। लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड हाइड्रा, इनमें क्या होता है, इनमें बडिंग होती है। सो अगर आपने बडिंग इन ईस्ट देखा हो, तो अगर ये ईस्ट है तो इसके सामने से थोड़ा सा छोटा सा बड निकल जाएगा और क्या होगा, ये बड आपका थोड़ा सा ग्रो करेगा और डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और ये आपका प्रॉपर्ली ग्रो करके एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। प्लेनेरिया जो होता है फ्लैटवर्म, यानी कि ये प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है, ये क्या करता है, ये रीजनरेशन शो करता है एंड ट्रू रीजनरेशन शो करता है। मतलब आप इस प्लेनेरिया के कितने भी टुकड़े कर दो, इसका हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। समझ लो ये आपका प्लेनेरिया है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, ये जो प्लेनेरिया है इसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए। अब ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है ये भी आगे चल के एक प्लेनेरिया बना लेगा, ये जो बीच वाला टुकड़ा है ये भी एक प्लेनेरिया बना लेगा, एंड ये जो नीचे वाला टुकड़ा है ये भी एक प्लेनेरिया बना लेगा। सो आपको 3 प्लेनेरिया जो है मिल जाएंगे बाय रीजनरेशन। सो यहां पे क्या होता है, एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, अपने सारे लॉस्ट पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। द फंगस, द फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली आपके फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं, जस्ट लाइक दिस, एक ऐसा लंबा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फिलामेंट्स है। यहां पर क्या होगा, इनके फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर फ्रेगमेंट आपका नया इंडिविजुअल बना देता है। सो फ्रेगमेंटेशन कहां पर होगी, एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, या आपका फंगस में होगी या आपका फिलामेंटस एल्गी में होगी। ओके, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है फ्रेगमेंटेशन के लिए। और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, यानी जब आप मॉसिस की बात करेंगे, वहां के जो आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजुअली आपकी फ्रेगमेंटेशन ही शो करते हैं। सो ये भी आपके क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करेंगे।
जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, आपका एल्गी, आपका एमीबा, सो आप लोग क्या बोलते हो कि आपका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है एक ही है। बल्कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में क्या देखा, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और सेल डिवीजन इनमें एक ही है। सो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आपका कहा जाता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। ओके, ये आपके जो है इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। सो वी ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. So hence we notice that single-celled organisms are not very clear about the usage of two terms, that is growth and reproduction. यानी इनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन आपकी एक ही होती है, तो इनमें जो है इनको इंक्लूसिव इवेंट बोला जाता है। यहां पर काफी सारे ऐसे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को डिसोबे करता है, जैक एंड मेयर रिलेशनशिप से बना है। स्टेराइल वर्कर बीज, इनके पास भी अधिकार नहीं होता रिप्रोड्यूस करने का। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सो क्या रिप्रोडक्शन 100% लिविंग में हो रहा है? नहीं। सो ये क्या हुआ, ये आपका कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये पक्की बात है कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, यानी 0% ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये बात सत्य है, लेकिन 100% लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात असत्य है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। सो इसलिए रिप्रोडक्शन भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब आप अगर बात करो मेटाबॉलिज्म की, तो ये आपका एक डिफाइनिंग फीचर है। कैसे? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, हर इंडिविजुअल की बॉडी कुछ केमिकल से बनी हुई है, और ये केमिकल्स आपके छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अलग अलग क्लास के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी में लगातार बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, या फिर किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं। सो ये सारी डायनामिक्स आपकी बॉडी में चलती रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझ लो आप लोगों ने खाया आलू, तो आलू क्या है, आपका स्टार्च है। तो आप लोगों ने स्टार्च खाया, तो आपकी बॉडी में ये आया एज ए स्टार्च, लेकिन अंदर जाकर ये क्या बन गया, अंदर जाते ही आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, सिंपलर शुगर से ये किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। अब आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने की कगार पर आ जाएगा, तो ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा, यानी ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर आपका बनेगा ग्लूकोज बेसिकली, फिर इससे आपका बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर आपका बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और ऐसे करते करते आपके ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिल जाएंगे। यानी यहां पर क्या हुआ, आपका जिस फॉर्म में आया था ये सब्सटेंस, वो आपका उस फॉर्म में रहा ही नहीं, ये तो काफी सारे और केमिकल्स में कन्वर्ट हो गया। और पायरुवेट पर भी ये गाड़ी रुकी नहीं है, पायरुवेट के बाद हो सकता है ये चीज आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद हो सकता है ये क्रैब साइकिल में एंटर कर जाए, और क्रैब साइकिल में एंटर करने के बाद हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर कर जाए। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता बॉडी में, वो डायनामिक शो करता रहता है। ओके, सो वो दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता रहेगा, ट्रांसफॉर्म होता रहेगा, ये बायोमॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है। सो केमिकल्स बनना और टूटना इज वेरी वेरी नॉर्मल टू एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर बैक्टीरिया भी ग्लूकोज खाएगा तो वो भी उसका यही हाल करेगा, वो भी आपकी ग्लाइकोलिसिस शो करेगा और उसे पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा और कुछ ना कुछ एनर्जी निकाल लेगा। यहां पर क्या होता है, फिर ये पायरुवेट अगर अनएरोबिक कंडीशन है तो आपका फर्मेंटेशन शो कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं ये पाथवे आपकी अलग अलग जगह पर जाकर जुड़ती है। समझ लो यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये आगे चल के हो सकता है फैटी एसिड सिंथेसिस कर दे, उसमें भी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए काम आता है, तो जरूरी नहीं कि ये आपका क्रैब साइकिल में ही एंटर करे, ये हो सकता है फैटी एसिड सिंथेसिस में चली जाए, हो सकता है ये आपकी अमीनो एसिड सिंथेसिस में चली जाए, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में चली जाए। काफी रिएक्शन हो सकते हैं यार, और ये तो मैं सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। तुम लोग कितनी चीजें खाते हो अपनी बॉडी में, कितने सारे स्पाइसेस हैं, कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कितने सारे अभी लॉकडाउन में तो तुम जो खा रहे हो उसका मतलब तुम अंदाजा लगा सकते हो तुम्हारी बॉडी में जाकर क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर अकरिंग एंड दैट आर अकरिंग इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सब में होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, सो इसीलिए मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी, यानी आपके सेल्स के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं सारे के सारे रिएक्शन को आप लोग कंबाइंड वे में क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे, उन्हें मेटाबॉलिज्म बोलोगे। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकती है आपकी ब्रेकडाउन रिएक्शन, यानी जिसमें आपकी कोई चीज टूटे, सो एक बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या रहता है बेसिकली आपका, ये इसको आप लोग बोलते हो कैटाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों का टूटना यानी ब्रेक डाउन रिएक्शन। यहां पर आपके अगर बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। दूसरा आपका होता है फॉर्मेशन रिएक्शन यानी सिंथेसिस रिएक्शन, जहां पे छोटे छोटे जो आपके केमिकल्स हैं, छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़कर आपका क्या बना लेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसे आप लोग बोलते हो एनाबॉलिक रिएक्शन। बॉन्ड बन रहे हैं सो एनर्जी यहां पर खर्च होगी। जैसे कि समझ लो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। सो एनर्जी तो आपकी रिलीज हुई, लेकिन इसके साथ छोटे कंपोनेंट्स बने। आपका CO2 और H2O बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में यही CO2 और यही H2O मिलकर आपका सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। तो अब क्या हुआ, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से आपका बड़ा मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया, खत्म। यही तो बात है ना, यही तो कॉन्सेप्ट है। सो इन दोनों रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन को आप लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हो। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस जिनको आप लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हो। ओके और ये पूरी पाथवे जो यहां पर होती है, जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की जो पाथवे होती है, इसे आप ग्लाइकोलिसिस बोलते हो। इट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि इसमें काफी सारे रिएक्शन आपके एक के बाद एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। सो इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। ओके और अगर ये सर्कुलर होती, जैसे क्रैब साइकिल होती है सर्कुलर, तो आप क्या बोलते हो उसे, मेटाबॉलिक साइकिल। ओके सो अभी क्योंकि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अगला लेसन हो सकता है मैं रेस्पिरेशन पे बना दूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आपकी बॉडी में एक साथ चलते रहते हैं। ओके चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसे सांस भी लेनी होगी, उसे खाना भी बनाना होगा, उसे आया हुआ खाना है उसे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी भी बनानी होगी, उस एनर्जी को यूज करके उसे अपनी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स भी बनाने होंगे, और बायोमोलिक्यूल्स जो उसकी बॉडी के अंदर आए हैं उसे डिग्रेड करना होगा, आसपास सराउंडिंग में जो भी केमिकल्स हैं उससे उन्हें लड़ना भी होगा, सारी चीजें होती रहती हैं बॉडी में। सो चाहे आपका कोई प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगस हो, चाहे माइक्रोब हो, सब के सब में मेटाबॉलिज्म होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। यानी ये ऐसा कैरेक्टर है कि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सम टोटल, ये हम बात कर चुके हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी ये पहला सर्वगुण संपन्न कैरेक्टर हमें मिला है। इसमें हमने क्या बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। सो वो 100 और 0% वाला क्राइटेरिया यहां पे फॉलो हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारा पहला ऐसा कैरेक्टर है जो कि वेल डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप लोग जो है बॉडी के बाहर भी कर सकते हो इन सेल फ्री सिस्टम, यानी आप एक टेस्ट ट्यूब में भी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवा सकते हो। सो वो जो है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो है आपका, ये लिविंग भी नहीं होता, नॉन लिविंग भी नहीं होता, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसको हम लिविंग या नॉन लिविंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो रिएक्शन क्योंकि सेम है जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर होती, समझ लो कि आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होती है, आप उस सेम रिएक्शन को अगर टेस्ट ट्यूब में रेप्लिकेट कराते हो तो क्या आप उसे लिविंग रिएक्शन नहीं बोलोगे? ऑब्वियसली आप उसे लिविंग रिएक्शन बोलोगे, लेकिन आप उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलोगे। टेस्ट ट्यूब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसी पे एनसीईआरटी में बहुत प्यारी लाइन है कि आप जो इनविट्रो रिएक्शंस कराते हो ये लिविंग थिंग्स नहीं होंगे, लेकिन ये लिविंग रिएक्शन जरूर होंगे, क्योंकि रिएक्शन 100% सेम है जैसा आपकी बॉडी के अंदर होता है। ओके इसके बाद बोला गया है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका सिर्फ और सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी नॉन लिविंग थिंग में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता। सो आपके सेल का होना एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये 100% लिविंग में होता है और 0% नॉन लिविंग में होता है। सो मेटाबॉलिज्म के साथ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। अब देखो कॉन्शियसनेस की बात आती है, और जब आप कॉन्शियसनेस की बात करते हो तो इसके लिए एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुल लाइन यूटिलाइज की गई है कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर की अगर आप बात करोगे ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये सब में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है, आपके एबिलिटी सेंस करने की, यानी आपके सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है उसको सेंस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्स भी देना। ओके जैसे प्लांट करते हैं, प्लांट ने क्या किया, अरे भाई धूप है और ट्रांसपिरेशन ज्यादा करूंगा तो सारा पानी खत्म हो जाएगा, वाटर कंजर्व करने के लिए क्या करता हूं, स्टोमेटा को बंद कर देता हूं। तो उसने सबसे पहले क्या किया, सेंस किया कि लाइट बहुत ज्यादा है, स्कॉर्चिंग सन है। दूसरा उसने देखा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है भाई, ट्रांसपिरेशन बहुत भयंकर हो जाएगी। फिर उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। ओके तुम्हारा एक दोस्त है जिसने तुम्हें चींटी काटी, ये हो गया सेंस कि आपको पता लगा कि चींटी काटी, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो
और रिस्पॉन्स में आपने भी उसको झापड़ मार दिया और वो 4 फुट दूर जाके गिरा, दिस इज रिस्पॉन्स। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर आप बैक्टीरिया तो इतना समझदार होता है, मैं क्या बताऊं, बैक्टीरिया इतना समझदार है, समझ लो ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। काफी सारी बैक्टीरिया काफी बार मिलकर क्या करते हैं, एक बायोफिल्म तैयार कर लेते हैं। उस बायोफिल्म में क्या प्रॉपर्टी रहती है, अगर आप इन्हें एंटीबायोटिक देने की कोशिश कर रहे हो, यानी इनके सराउंडिंग में अगर आप एंटीबायोटिक डाल देते हो ना, इनकी मेम्ब्रेन क्या करती है, एंटीबायोटिक लेने से मना कर देती है। जब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया खाएगा ही नहीं या फिर अपनी सेल के अंदर ही नहीं जाने देगा तो मरेगा नहीं। और जब ये बायोफिल्म बना लेते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को लेने से मना कर देते हैं। सो ऑटोमेटिकली खुद का सर्वाइवल बढ़ा लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले खतरा भापा और खतरा भापकर इन्होंने जो है उसको करेक्ट कर लिया। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एनालाइज। ओके, सो सबके अंदर होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अलग अलग स्टिमुलस को ये क्या करते हैं, सेंस कर सकते हैं। स्टिमुलस आपका फिजिकल हो सकता है, जैसे राजू ने तुम्हें चींटी काटी तो दैट इज अ फिजिकल स्टिमुलस, आप फिजिकली उसको फील कर सकते हो। केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, यानी किसी केमिकल के रिस्पॉन्स, किसी केमिकल के रिस्पेक्ट में आपका रिस्पॉन्स जो है जनरेट हो सकता है। ओके, या आपका बायोलॉजिकल हो सकता है, यानी आपका कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलस आया, कोई एंजाइम आया, कोई हार्मोन आया जिसने आपकी पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स को जनरेट किया और उस हिसाब से जो है आप बेसिकली कोप अप कर सकते हो। सो हम अपनी एनवायरनमेंट को कैसे सेंस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। टेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। सुनने के लिए हमारे पास कान है, देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, टच के लिए हमारे पास स्किन है। सो वी कैन सेंस ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। प्लांट जो है ये भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि लाइट, अगर लाइट आपकी ज्यादा है तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। वाटर, अगर वाटर आपका कम है, कम एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वाटर कंजर्व करने के लिए आपकी लीफ कर्ल हो जाती है, पॉइंटेड लीफ आपकी बन जाती है, क्यूटिकल डेवलप हो जाती है लीफ के ऊपर, जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो। हाई टेम्परेचर और लाइट वाला लगभग सेम जो है आपका रिस्पॉन्स रहता है। अदर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में भी ये खुद को बचा कर रखते हैं। जैसे काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनकी बॉडी में कुछ केमिकल बनते हैं, जिनको आप लोग कहते हो सेरिब्रोसाइड। सो सेरिब्रोसाइड किस काम आते हैं, अगर उनको खाने वाला कोई एनिमल उनके पास आया तो उन्हें पता लग जाएगा भाई इस प्लांट में तो जहर है, अगर इसे खाएंगे तो मर जाएंगे। सो काफी जो आपके प्लांट्स है वो टॉक्सिक केमिकल्स अक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। काफी प्लांट्स जो है उनमें आपके स्पाइंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली उनको प्रोटेक्ट कर सके। सो काफी ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए भी, जैसे आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो अपने फॉस्फेट और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करता है। सो वीनस फ्लाई ट्रैप में इस तरीके से 2 पत्ते अरेंज होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स आपकी अरेंज होती हैं वीनस फ्लाई ट्रैप में। जैसे ही कोई इंसेक्ट बीच में आया, कोई मक्खी मच्छर बैठा, ये बंद हो जाते हैं। सो ये जो है आपके ऑर्गेनिज्म के प्रति रिस्पॉन्स भी यहां से जनरेट होता है। उसने सेंस कर लिया भाई मक्खी आके बैठ गई है, और सेंस करने के बाद उसने रिस्पॉन्स करके लीफ को बंद कर लिया और लॉक लगा लिया। सो ये क्या हुआ, आपका रिस्पॉन्स हुआ। पॉल्यूटेंट, जब आपके पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके रिस्पॉन्स भी आपका जनरेट हो सकता है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे आपका एक बैक्टीरिया हो, चाहे आपका सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, चाहे ब्लू व्हेल हो, सब के सब आपके सेंस कर सकते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो इसीलिए सबके सब में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। फोटो पीरियड, यानी आपके जो लाइट की ड्यूरेशन रहती है एक दिन की, ये आपके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है इन सीजनल ब्रीडर्स, चाहे आपका एनिमल हो चाहे आपका प्लांट हो, इन दोनों में। एनिमल्स का तो समझ में आता है कैसे, लेकिन प्लांट कैसे करेंगे। प्लांट में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। सो आपकी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल डे लेंथ होती है। ओके, क्रिटिकल डे लेंथ होती है, समझ लो आपकी क्रिटिकल डे लेंथ है 5 घंटा। ओके, और आपका प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब इसे क्रिटिकल से कम डे की ड्यूरेशन चाहिए, यानी अगर आपकी 4 घंटे ही अगर आपका सूरज आ रहा है तो ये फ्लावर करेगा। अगर क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा आपको सनलाइट मिल जाए तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ऐसो को हम लोग कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट क्या हुआ, समझ लो लॉन्ग डे प्लांट की भी क्रिटिकल डे लेंथ आपकी 5 घंटे है। लॉन्ग डे प्लांट क्या होगा, ये तब फ्लावर करेगा जब 5 घंटे से ज्यादा आपकी लाइट आए। और डे न्यूट्रल क्या है, वो हर जगह पे हर तरीके से फ्लावर कर सकता है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए फोटो पीरियड आपका रिप्रोडक्शन को इंपैक्ट करता है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में आए हुए केमिकल्स को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की भी क्षमता रखते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, वो सराउंडिंग की चीजों को चेंजेस को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल अपनी सराउंडिंग को जानने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। लेकिन ओनली ह्यूमन बीइंग इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ,
यानी अगर हम सराउंडिंग के प्रति अवेयर हैं तो दैट इज कॉन्शियसनेस, हम अगर खुद के प्रति भी अवेयर हैं सो दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये चीज मुझ पे आ गई। ओके, सो ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज ऑक्टोपस एंड बहुत समझदार ऑर्गेनिज्म 2-3 और हैं जो कि आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर क्योंकि वो सिर्फ चुनिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो ये आपका डिफरेंस है कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में। ह्यूमन बींग्स में इस केस को और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि कोमा में रहते हैं। सो वो जो कोमा वाले पेशेंट रहते हैं इनके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहती, तो आप इन्हें क्या बोलते हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड डिसाइड किया गया है। उन्हें लिविंग या नॉन लिविंग दोनों चीजों में ना रख के उन्हें ब्रेन डेड कंडीशन बोला जाता है। ब्रेन डेड मतलब इनमें फिलहाल कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन अगर ये ठीक होते हैं दे कैन इजीली कम बैक टू लाइफ अगेन एंड दे कैन गेन द सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, सो इन हायर क्लासेस आप लोगों को पता लगेगा कि जितने भी लिविंग फेनोमेना है ये अंडरलाइंग इंटरेक्शन से आपके बनते हैं। यानी जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो टिश्यू वो सेल में नहीं सेल में नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन सेल की इंटरेक्शन से आती है। जो सेलुलर ऑर्गेनेली की प्रॉपर्टी रहती है ये सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं होती, लेकिन उसके मॉलिक्यूल से आती है। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी रहती है या फिर जो ऑर्गन की प्रॉपर्टी रहती है वो ऑर्गन में नहीं रहती, वो टिश्यू की इंटरेक्शन से आती है। इस चीज को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर बात क्या कही गई है कि ये जो आपकी बात है आप कह सकते हैं कि ओके, इंटरेक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। जब भी आपके लोअर लेवल पे इंटरेक्शन होगी हायर लेवल पे आपको इमर्जिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या हुई, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी खुद को डिवाइड करने वाले, इवॉल्विंग यानी खुद को बेहतर बनाने वाले, टाइम के साथ साथ इवॉल्व करने वाले चीजों को समझते हुए, सेल्फ रेगुलेटिंग खुद को रेगुलेट करने वाले, अपनी बॉडी के फंक्शंस को समझने वाले, इंटरैक्टिव सिस्टम्स हैं यानी ये भी इंटरैक्शन शो करते हैं और ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं यानी ये कॉन्शियस भी होते हैं। तो ये एक आपकी करेक्ट डेफिनेशन हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ यानी अर्थ के ऊपर लाइफ के आने की कहानी ही बायोलॉजी है। बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी यानी इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बिल्कुल बात सही है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन की किस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले बना और उसके बाद पूरी डाइवर्सिटी आपके यहां पर आई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके आज प्रेजेंट हैं, जो पास्ट में थे या जो फ्यूचर में होंगे, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। इनका डीएनए सेम होता है बट टू वेरिंग डिग्रीज, लेकिन इनमें जो है थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। इस चीज को मुझे आपको जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक बूढ़े बाबा हैं जिनकी डेथ होने वाली है और उनके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इनका एक बेटा है जो दिन रात इनकी सेवा में लगा रहता है। बाबा जी ने क्या कहा कि 500 करोड़ तो मैं इस अकेले को देकर जाऊंगा क्योंकि मेरा सबसे चहीता बेटा है। एक उनकी बेटी है जिस पर बाबा जी जान छिड़कते हैं, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ मैं इसे दे दूंगा क्योंकि मेरा दामाद ऑलरेडी बहुत अमीर है। और इसके बाद इनके 2 बेटे हैं जो कि इन्हें छोड़कर चले गए थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई मैं इन दोनों को कंस्टिट्यूटिवली मिलाकर सिर्फ 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं इन पर उपकार नहीं करूंगा। और इन्होंने बोला ओके 701 हो गया है बचा हुआ, इन्होंने क्या बोला कि 299 करोड़ जो है मैं चैरिटी में दे दूंगा और ये मैं कहीं दान कर दूंगा, लेकिन इन बेटों को नहीं दूंगा। सो अब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंसेस्टर है इनके गुण सब में आए, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब में आई, ये बेटों में भी आई, बेटियों में भी आई, नालायक बेटों में भी आई और लोगों में भी गई, लेकिन अलग अलग डिग्रीज पर, अलग अलग अमाउंट में। यहां पर क्या हुआ, 500 करोड़ जो है आपका यानी 50% ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स किसके पास आए, बेटे के पास। 20% ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स किसके पास आए, बेटी के पास। 29.9% एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स किसके पास आए, आपके लोगों के पास, बचे हुए अदर्स के पास। और 0.1% आपके कैरेक्टर्स किसके पास आए, नालायक बेटों के पास। सिमिलरली क्या होता है, अगर आप जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर करें तो हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे। सबसे पहले तो अर्थ पे एक सिंगल सेल बना था ना मेरे दोस्त, उसी से आपका साइनोबैक्टीरिया बना, उसी से आपका एल्गी बना, उसी से आपका ब्रायोफाइट बना, उसी से आपके हायर प्लांट्स बने, उसी से आपके इंसेक्ट बने, उसी से आपके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बने।
इन सब में यही जेनेटिक मटेरियल है लेकिन मॉडिफाई हो गया। समझ लो जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया, इसमें 90% आपके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं, इसमें 84%, इसमें 76%, इसमें 29%, इसमें 24% और इसमें 3%। है तो सब में वही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन काफी चीजें खुद की अडेप्ट कर ली गई और काफी चीजें आपकी कॉमन प्रेजेंट है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जिनसे हम लोग जो है काफी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर कर सकते हैं। प्लीज लेट मी नो कि अगर आप जानना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अभी हमारे पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, अगर आप अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोग बेहतर जान पाएंगे इस बायोलॉजी के बारे में। सो हम सब लोग कनेक्टेड हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी शुरुआत जो है एक ही ऑर्गेनिज्म से करी है। हम सबका माई बाप विधाता अगर एक है, जो बोलते हैं सबका मालिक एक, तो अगर सबका मालिक एक है तो उसी मालिक के अगर सब बच्चे हैं तो सब में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होंगी ना। सो वही जो है यहां पर देखने को मिलती है।